हेलो एवरीवन, मैं हूं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक डिफरेंस को लेकर के। वैसे वर्ड्स के बीच जिनके अर्थ तो एक समान है लेकिन उनके बीच कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एबिलिटी, कैपेसिटी, स्टेट, कंडीशन, एवेंज, रिवेंज, ब्रॉड और वाइड, क्लोज और शट के बीच के डिफरेंस को लेकर के बात करेंगे। अगर हम हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका अर्थ एक समान है, जैसे कि एबिलिटी और कैपेसिटी, इनका हिंदी है क्षमता, योग्यता, लेकिन इनके बीच क्या डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम इन चीजों को लेकर के बात करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस ये काफी वैल्यू के हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे स्टेट और कंडीशन के बीच। हम लोग को कब स्टेट कहना है, कब कंडीशन कहना है, इन चीजों को लेकर समझेंगे। फिर एवेंज, रिवेंज, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। ये एग्जाम्स के लिए बहुत पॉपुलर है कि एवेंज का प्रयोग कब, रिवेंज का प्रयोग कब, जब दोनों का अर्थ होता है बदला लेना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे ब्रॉड और वाइड के बीच। हम कहां किस चीज के लिए ब्रॉड इस्तेमाल करें, किस चीज के लिए वाइड इस्तेमाल करें, और इसी प्रकार से क्लोज और शट के बीच। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक है एबिलिटी और कैपेसिटी। हम लोग कहां एबिलिटी का यूज करेंगे और कहां कैपेसिटी का यूज करेंगे, इन दो चीजों को पहले हमें समझना है, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं एबिलिटी और कैपेसिटी के बीच क्या डिफरेंस है। चलिए अगर पहले पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया जाए। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, किसी चीज को जानने से पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच पर एक नजर जरूर डालना चाहिए। चलिए तो हम बात करते हैं एबिलिटी, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। कैपेसिटी भी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। चलिए तो इतना तो क्लियर है कि दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम है ना, पार्ट ऑफ स्पीच में कोई अंतर नहीं है। चलिए अगर हिंदी के बारे में बात करें तो कैपेसिटी का हिंदी योग्यता और एबिलिटी का भी हिंदी योग्यता। चलिए अगर सामान्य तौर पर बात करें तो इन दोनों का हिंदी योग्यता है। चलिए लेकिन अब हमें ये चीज समझना है कि इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या है, हम कहां एबिलिटी का यूज करेंगे, कहां कैपेसिटी का यूज करेंगे। चलिए देखिए एबिलिटी क्या शो करता है। सबसे पहले हम लोग एबिलिटी को लेकर चलते हैं। एबिलिटी से क्या शो होता है, एबिलिटी से क्या पता चलता है। एबिलिटी से हमारी स्किल का बोध होता है। चलिए तो एबिलिटी, अगर आपको कुछ करने की स्किल है, आप में ऐसा हुनर है, ठीक है ना, तो आप इस चीज के लिए एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि एबिलिटी क्या शो करता है, एबिलिटी जो है वो योग्यता शो करता है, हुनर शो करता है, इससे स्किल का बोध होता है। चलिए ये स्किल वाली बात कैपेसिटी में लगभग नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर स्किल वाली बात हो वहां पर हम एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप इस एक फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं, उससे पता चलेगा कि वहां पर एबिलिटी का इस्तेमाल होना चाहिए, कैपेसिटी का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए हिज एबिलिटी या कैपेसिटी, दो में से के चुनाव करना है। एज अ प्लेयर was never questioned। चलिए ये हमारा एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको ट्राई करना है। चलिए हिज एबिलिटी और कैपेसिटी एज ए प्लेयर। अब प्लेयर के रूप में उसकी जो योग्यता है उस पर कभी सवाल नहीं किया गया, मतलब उसका जो योग्यता था वो कभी सवालिया निशान उस पर नहीं रखा गया। देखिए अब यहां पर एज ए प्लेयर के रूप में जब हम बात करेंगे तो हम उसकी स्किल को लेके चलेंगे, है ना। हम उसकी स्किल के बारे में बात करेंगे। जब स्किल के बारे में बात करते हैं, जब स्किल की चर्चा होती है तो वहां पर हम कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसी पर्सन के अगर हम स्किल के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पर एबिलिटी को हम प्रीफर करते हैं, एबिलिटी को ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि यहाँ पर स्किल वाली बात है कि एक प्लेयर के रूप में उसकी योग्यता पर कभी सवाल नहीं रखा गया, मतलब प्लेयर के जो स्किल्स होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब है कि इस फिलर्स में अगर एक का चुनाव करना है तो वहां एबिलिटी होना चाहिए, वो एबिलिटी होना चाहिए। कैपेसिटी से ना स्किल का बोध नहीं होता है। तो एक तो अंतर हम यहां ये समझे कि जहां पर स्किल की बात है वहां पर एबिलिटी, कैपेसिटी नहीं। चलिए अब हम पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। चलिए दूसरा चीज क्या है। चलिए देखिए अगर कोई मशीन की क्या होती है, मशीन की एबिलिटी होती है अथवा मशीन की कैपेसिटी होती है। किसी फैक्ट्री की, किसी कल कारखाने की एबिलिटी होती है कि कैपेसिटी होती है। तो जब हम किसी मशीन के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हमें एबिलिटी की जगह पर कैपेसिटी यूज करना चाहिए। यानी कि मशीन के मामलों में आप सिंपल सा बात समझिए, मशीन के मामलों में यदि मशीन कोई चीज प्रोड्यूस करने की क्या रखता है, एबिलिटी की कैपेसिटी, हमको ये देखना है। तो मशीन के मामलों में यदि मशीन में योग्यता अगर हमें दर्शाना है कि मशीन ये कर सकता है, मशीन वो कर सकता है, तो इसके लिए मशीन की कैपेसिटी होती है, मशीन की एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। मशीन के मामलों में कैपेसिटी नॉट एबिलिटी,
चलिए अब यहां से एक सेंटेंस ही समझ लिया जाए। हमको कहना कि कोई मशीन है 1 मिनट में 20 पेज निकाल सकता है। यह मशीन की क्या है? यह मशीन की कैपेसिटी है, यह मशीन की एबिलिटी नहीं है। हम लिख सकते हैं दिस मशीन, हम लिख सकते हैं दिस मशीन हैज कैपेसिटी, दिस मशीन हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 20 पेजेस इन ए मिनट। चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मशीन की क्षमता है कि वो 1 मिनट में 20 पेजेस को वो प्रोड्यूस कर सकता है, 20 पेज वो निकाल सकता है। ये मशीन की जो है वो कैपेसिटी है। देखिए अब बेसिक हम बात करते हैं कि एबिलिटी और कैपेसिटी के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। ये तो हमें समझ में आ गया कि जब स्किल की बात करें तो एबिलिटी, मशीन के मामलों में कैपेसिटी। चलिए बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए एबिलिटी जो होता है ना, ये व्यक्ति प्राप्त करता है मेहनत से, है ना, अभ्यास करके। कैपेसिटी जो होता है ना वो मनुष्य के अंदर में इनबॉर्न होता है। अगर मनुष्य के अंदर अगर कैपेसिटी की बात करें, किसी आदमी के अंदर कैपेसिटी की बात करें तो वो इनबॉर्न होता है। और एबिलिटी क्या होता है ना, एबिलिटी को व्यक्ति प्राप्त करता है ना, मेहनत से प्राप्त करता है। तो अगर किसी व्यक्ति में, पर्सन के सेंस में थोड़ा सा बात करते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी का हम इस्तेमाल कब करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, कोई झमेला नहीं है। चलिए पर्सन के सेंस में एबिलिटी और कैपेसिटी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब देखिए, जब सिंपल से बात किया जाए, जब इसको प्राप्त किया जाए, है ना, अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जाए, अभ्यास के द्वारा, तो ये एबिलिटी होता है। और कोई चीज आप में जन्मजात है, शुरू से ही इनबॉर्न है, तो वो चीज कैपेसिटी होता है। यानी कि कैपेसिटी का इस्तेमाल हम इनबॉर्न के सेंस में करते हैं और एबिलिटी का इस्तेमाल हम प्राप्त करने के सेंस में करते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज आप में जन्मजात है वो चीज कैपेसिटी है, और जो चीज आप हासिल करते हैं अभ्यास के थ्रू वो आपकी एबिलिटी है। चलिए इसको एक सेंटेंस से देखा जाए। चलिए देखिए, एक आदमी में ना चेहरा पहचानने की ना चेहरा याद रखने की क्षमता है। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है ना, मैं अपनी बात करूं, अगर किसी व्यक्ति से अगर 2 मिनट अगर मैंने बात कर लिया तो लंबे समय तक उसका चेहरा मेरे को याद रहेगा। आप ऐसे समझिए, ये क्या मैंने ट्रेनिंग लिया है चेहरा याद करने का? नहीं, ये व्यक्ति के अंदर जन्मजात गुण होते हैं। तो अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका हम कैसे लिखेंगे? आई हैव कैपेसिटी फॉर रिमेंबरिंग, है ना, रिमेंबरिंग फेसेस। चलिए आई हैव कैपेसिटी फॉर रिमेंबरिंग फेसेस, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि मुझे चेहरा याद करने की क्षमता है। यदि मैं किसी व्यक्ति से बात कर लूं 2-4 मिनट तो लंबे समय तक इसका चेहरा मुझे याद रहेगा। चलिए ये मेरी एबिलिटी नहीं है, ये मेरी कैपेसिटी है, क्योंकि व्यक्ति चेहरा याद करने का ट्रेनिंग नहीं ले सकता है। चलिए तो यहां पर हम कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे, एबिलिटी का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे जहां पर हम अभ्यास के थ्रू कोई चीज को प्राप्त करते हैं। चलिए तो हमारा ये बात रहा एबिलिटी और कैपेसिटी के बीच का डिफरेंस। तो बच्चों मैं ऐसा समझता हूं कि आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कहां एबिलिटी कहां कैपेसिटी। चलिए अब हम दूसरे अपने पॉइंट को देखते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है स्टेट एंड कंडीशन। हम कहां स्टेट और कहां कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा पॉइंट नंबर 2 होने वाला है स्टेट और कंडीशन, ठीक है ना, स्टेट वर्सेस कंडीशन। अब हम ये देखेंगे कि स्टेट और कंडीशन में क्या अंतर है। चलिए देखिए, कंडीशन किस चीज को, ये दोनों का, चलिए दोनों पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है। दोनों का जो कॉमन हिंदी है वो ये है स्थिति, दोनों का जो कॉमन हिंदी है स्थिति। तो दोनों के बीच अंतर क्या है भाई? हम कहां स्टेट और कहां हम कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो स्टेट होता है ना किसी खास समय के लिए होता है, ठीक है ना। कोई चीज अगर स्टेट अगर दिखलाता है तो वो खास समय के लिए दिखलाता है। कंडीशन क्या दिखलाता है? कंडीशन किसी चीज के या किसी व्यक्ति के, है ना, अपीयरेंस के लिए आता है ना, उसके वर्किंग कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसे समझे कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, नाउन है ना, ये तो नाउन है, पहले आप ऐसे समझे स्टेट क्या है कंडीशन क्या है, ये दोनों नाउन है। ओके, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। कुछ एडजेक्टिव के साथ स्टेट इस्तेमाल होते हैं और कुछ एडजेक्टिव के साथ कंडीशन इस्तेमाल होते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इस तरह से समझा जाए। अगर हमको कहना है कि देश की वर्तमान हालात अच्छे नहीं है, चलिए अब हम इसको बनाना है कि देश की वर्तमान हालात अच्छे नहीं है, द प्रेजेंट। चलिए
अब यहाँ पर हमें स्टेट और कंडीशन में से एक को हमको ना चूज करना है कि हम यहाँ पर स्टेट लिखें अथवा कंडीशन लिखें। द प्रेजेंट ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, यानी कि देश की वर्तमान हालत अच्छी नहीं है। अब दोनों का एक ही हिंदी है ना, स्थिति, देश की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, वर्तमान हालात अच्छे नहीं है। चलिए देखिए, हम स्टेट के बारे में मैंने क्या कहा कि जो एक खास समय की अगर हमको बोध कराना है, किसी खास समय का बोध कराना है, तो वहां पर हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ स्टेट और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ हम कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए पहले इसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, पहले एक बार आप ट्राई कीजिए कि इसमें क्या होना चाहिए, एक बार आप ट्राई कीजिए। अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ केवल स्टेट और कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके साथ केवल कंडीशन। देखते हैं, पहले कंडीशन को लेके चलते हैं कि किस किस एडजेक्टिव के साथ आप कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि गुड कंडीशन है ना, गुड स्टेट नहीं होगा, एक्सीलेंट कंडीशन है ना, ये शानदार, आप ऐसा समझिए। परफेक्ट कंडीशन, देखिए अब ये सब के साथ है ना, पुअर कंडीशन, देखिए ये सब के साथ ना कंडीशन इस्तेमाल होने वाले हैं, स्टेट नहीं, जबकि दोनों का हिंदी एक ही है। तो गुड कंडीशन, एक्सीलेंट कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन, पुअर कंडीशन, इन सब के साथ आने वाले जो वर्ड होंगे वो कंडीशन होंगे, ठीक है ना। इनके साथ अगर इस्तेमाल करें तो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट स्टेट, लिक्विड स्टेट है ना, कोई चीज द्रव अवस्था में है, ठीक है ना। तो ऐसे मामलों को जब हम वर्तमान पर्टिकुलर समय को लेकर बात करते हैं तब वहां पर हम स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट स्टेट, लिक्विड स्टेट, नेचुरल स्टेट, ऐसे चीजों के लिए हम है ना क्या इस्तेमाल करते हैं, हम स्टेट इस्तेमाल करते हैं। चलिए करें क्या, द प्रेजेंट ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड। अब आपको तो आंसर मिल गया होगा कि इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन जैसे वर्ड्स के साथ, इन जैसे एडजेक्टिव के साथ हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्टेट, यानी कि प्रेजेंट स्टेट, यानी कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट स्टेट ऑफ द कंट्री इज नॉट गुड, यानी कि देश की जो वर्तमान हालात अच्छे नहीं है। लेकिन अगर यही आ जाए गुड, एक्सीलेंट, परफेक्ट, पुअर, बैड है ना, जैसा अगर कोई वर्ड आ जाए तो फिर उसके लिए कंडीशन, प्रेजेंट आ जाए, गैसियस स्टेट आ जाए है ना, गैसीय अवस्था है, सॉलिड स्टेट आ जाए, कोई नेचुरल स्टेट आ जाए, तो उसके साथ हम स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसके साथ हम स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। हमको लिखना है कि हमारा सेलफोन, हमारा मोबाइल बहुत अच्छे अवस्था में है, बहुत अच्छे अवस्था में, कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखें तो माई है ना मोबाइल, माई मोबाइल इज इन, चलिए, और कंडीशन, चलिए अब यहां पर हम एक्सीलेंट भरना चाहते हैं, भर सकते हैं आसानी से, यानी कि एक्सीलेंट अगर हमने इस्तेमाल कर दिया तो एक्सीलेंट के साथ क्या वर्ड होगा, एक्सीलेंट स्टेट के एक्सीलेंट कंडीशन, ये उसके वर्किंग ऑर्डर को बता रहा है, उसका अपीयरेंस को बता रहा है, उसको क्वालिटी को बता रहा है। तो बहुत आसान बात है कि कंडीशन किसको दिखलाता है, कंडीशन दिखलाता है वर्किंग, उसका वर्किंग क्या ऑर्डर है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के मामलों में, अपीयरेंस के मामलों में कंडीशन है ना, क्वालिटी के मामलों में, अपीयरेंस के मामलों में और वर्किंग फंक्शन के मामलों में हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। स्टेट का इस्तेमाल होता है कोई पर्टिकुलर समय को दिखलाने के लिए। तो हमारा ये रहा अंतर स्टेट और कंडीशन के बीच। क्या अंतर है वो बच्चों हम लोगों ने कर लिया है। चलिए अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है, जो कि अब हम लोग डिफरेंस दिखना चाहते हैं, वो है एवेंज और रिवेंज। ये टॉप क्लास का ना, ये एग्जाम्स के लिए टॉप क्लास का चीज है। दोनों का मतलब होता है प्रतिशोध लेना। जो चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट बात करेंगे, एवेंज और रिवेंज। एवेंज एंड रिवेंज के बीच क्या अंतर है, देखिए ये दोनों का एक ही हिंदी होता है, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। पहले कैटेगरी को, सबसे पहले कैटेगरी एवेंज क्या है भाई, तो एवेंज है एक वर्ब है, आप ऐसा समझिए। रिवेंज क्या है, रिवेंज जो है वो नाउन है, नाउन है, और फॉर्मल स्ट्रक्चर में, फॉर्मल मामलों में ये वर्ब का भी काम करता है, लेकिन यूजुअल ये एक नाउन है। मतलब ज्यादातर आप ऐसा समझिए कि रिवेंज वर्ब भी है, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल हम इसका नाउन के रूप में करते हैं, आप ऐसा समझिए, जबकि एवेंज का इस्तेमाल हम वर्ब के रूप में करेंगे। चलिए अब इसके बीच अंतर को देखा जाए, दोनों का हिंदी एक कॉमन हिंदी है, दोनों का एक ही हिंदी है, बदला लेना अथवा प्रतिशोध लेना, बदला लेना अथवा प्रतिशोध लेना, दोनों का कॉमन हिंदी है, बदला लेना अथवा प्रतिशोध लेना। चलिए अब इसके बीच के अंतर को हम लोग देखते हैं कि कहां पर हम अवेंज का यूज करेंगे और कहां पर रिवेंज का यूज करेंगे। इसमें क्या ग्रामर छिपा हुआ है, देखिए आप अवेंज लेते हैं, आप बदला लेते हैं,
किसी चीज का, समथिंग, देखिए अवेंज समथिंग, आप किसी चीज का बदला लेते हैं, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अवेंज हम डायरेक्ट उस चीज को लिखेंगे जिस चीज का आपको बदला लेना है। जैसे कि आप इस चीज को देखिए, एक सेंटेंस है, इसे बेहतर आप समझ लेंगे, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपने पिता के हत्या का बदला लेने का कसम खाया। चलिए क्या लेगा, क्या लेगा, हत्या का बदला लेगा, हत्या, पर्सन नहीं, थिंग, ठीक है ना। चलिए उसने अपने पिता के हत्या के बदला लेने का कसम खाया कि वो पिता के हत्या का बदला लेगा। चलिए बदला लेने के लिए क्या वर्ड है हमारे पास, अवेंज है। पहले इसको समझ लेते हैं, अवेंज एक वर्ब है, चलिए ये नाउन नहीं है। चलिए उसने अपने पिता के हत्या का बदला लेने का कसम खाया। चलिए ही पास्ट टेंस से कसम खाने के लिए यूजुअल हम लोग वो का इस्तेमाल करते हैं, वोड, टू अवेंज, ठीक है ना, अवेंज हिज फादर्स डेथ, अवेंज हिज फादर्स डेथ। चलिए यहां पर फादर्स डेथ क्या है, तो यहां पर फादर्स डेथ समथिंग है। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से बदला लेते हैं और उस मामलों में जब आप अवेंज का इस्तेमाल करते हैं, चलिए ये तो अवेंज समथिंग रहा, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से बदला लेते हैं, किसी पर्सन से बदला लेते हैं, तो उस मामलों में अवेंज के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आरपी का मतलब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझिएगा, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑन आएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर प्रीपोजिशन यहां पर होना चाहिए, पर्सन इसके बाद होगा, ठीक है ना। प्रारूप साफ साफ कर दिया जाए एक बार इसको। चलिए अगर आप अवेंज का इस्तेमाल अगर पर्सन के सेंस में लेना चाहते हैं तो कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, अवेंज प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस ऑन प्लस पर्सन, है ना। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके आप जो है वो पर्सन के साथ बदला लेने की बात करेंगे। देखिए जब, एक बार फिर से, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब आप किसी चीज का बदला लेते हैं, जैसे हत्या का बदला लेना, इंसल्ट का बदला लेना, धोखा का बदला लेना, तो फिर अवेंज प्लस समथिंग, आपको कुछ करना नहीं है ना, इसमें कोई रिफ्लेक्सिव नहीं लगेगा। लेकिन जब पर्सन से बदला लेना है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना होगा। चलिए अब हम इससे सेंटेंस डील करते हैं इस प्रकार, उसने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया, जो हत्या किए थे, हत्यारों से बदला लिया। देखिए यहां पर पर्सन आ गया, इसके पिछला बदला लिया, इसके पीछे वाले में क्या था, मृत्यु था, इसके पीछे वाले में हत्या था, समथिंग था, अब पर्सन आ गया, हत्यारों से बदला लिया। इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए ही, चलिए बदला लेने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, है ना, अवेंज्ड, ही अवेंज्ड। चलिए अब यहां पर रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो जैसा सब्जेक्ट होता है ना वैसा रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव हम कैसे देते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही अवेंज्ड हिमसेल्फ, इसको थोड़ा सा देखा जाए। चलिए प्रीपोजिशन क्या लगेगा, यहां सब कुछ नोट किया हुआ है, ऑन, ठीक है ना। चलिए पर्सन, उस पर्सन से, जिस पर्सन से आपको बदला लेना है, तो पिता के हत्यारे, चलिए ऑन हिज फादर्स, पिता का, ये तो हो गया, हत्यारे के लिए आप वर्ड देंगे किलर्स, तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी चीज को रिवेंज से कैसे बनाएंगे, रिवेंज आमतौर पर क्या है भाई, आमतौर पर, चलिए आमतौर पर रिवेंज क्या है, रिवेंज एक नाउन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुना जाए, रिवेंज एक नाउन है, तो वर्ब का इस्तेमाल ये, देखिए तो अवेंज रिवेंज मंत्र समझ में आ रहा है क्या, अवेंज इज ए वर्ब, अवेंज इज ए वर्ब, ठीक है ना। रिवेंज क्या है भाई, तो रिवेंज इज ए नाउन एंड एज वेल एज ए वर्ब, ये रिवेंज वर्ब भी है, रिवेंज नाउन भी है। नाउन जब होगा तो उसमें क्रिया हम क्या जोड़ेंगे, टेक रिवेंज, है ना, तब नाउन जब होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, टेक रिवेंज, और प्रीपोजिशन ये क्या लेगा, ऑन लेगा, पहला। दूसरा चीज देखिए, दूसरा चीज हम आपको क्या बताना चाहते हैं, चलिए एक चीज और समझिए कि रिवेंज का इस्तेमाल हम नाउन के साथ करेंगे तो इसके साथ अलग से हमको वर्ब लगाना होगा, टेक, प्रीपोजिशन भी इसके साथ ऑन लगेगा। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए, देखिए एवेंज, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एवेंज और रिवेंज में, एक बार फिर से इसको, एवेंज और रिवेंज को एक बार फिर से देखते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए आप अगर रिवेंज लेना है तो पर्सन से, थिंग से नहीं, मतलब रिवेंज का इस्तेमाल पर्सन के मामलों में होगा, थिंग के मामलों में नहीं होगा,
ठीक है। एवेंज का इस्तेमाल पर्सन के लिए भी होगा, पर्सन के लिए भी होगा और थिंग के लिए भी होगा। दोनों मामलों में हम एवेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चीज, एवेंज जो है वो आमतौर पर एक नाउन है और रिवेंज आमतौर पर एक नाउन है। एवेंज क्या है? आमतौर पर एक वर्ब है। थोड़ा सा इसको समझा जाए। बेसिक अंतर तो हमको यहां ये समझना है कि अगर हम पर्सन से बदला लेना चाहते हैं तो हम पर्सन से बदला लेने के लिए एवेंज और रिवेंज दोनों यूज कर सकते हैं। जबकि चीज से बदला लेना है तो हम केवल एवेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवेंज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप ये देखिए, उसने, ठीक है ना, अपने धोखा का बदला लिया, मतलब लोगों ने उसको जो धोखा दे दिया था, उसने अपने धोखा का बदला ले लिया, उसने अपने धोखा का बदला लिया। चलिए हमको ऐसा कहना है। अब धोखा क्या है? व्यक्ति नहीं है, यह कोई चीज है, कोई कॉन्सेप्ट है ना। उसने अपने धोखा का बदला लिया। कैसे लिखेंगे? ही अवेंज्ड, ठीक है ना। चलिए, ही अवेंज्ड बिट्रियल, है ना। ही अवेंज्ड बिट्रियल मतलब धोखा। ही अवेंज्ड बिट्रियल, उसने धोखा का बदला लिया। यहां पर रिवेंज का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम गलत है। यहां पर रिवेंज का इस्तेमाल करते हैं तो हम गलत है। जबकि अगर उसने अपने, मतलब जो व्यक्ति धोखा दिया था, अगर उससे बदला लेने की बात किया जाए तो फिर हम दोनों यूज कर सकते हैं। कोई हौच पौच नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर कट। एवेंज का इस्तेमाल पर्सन और थिंग दोनों मामलों में, रिवेंज का इस्तेमाल केवल पर्सन के मामलों में, थिंग के मामलों में नहीं। जैसे कि उसने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया, हम इसे रिवेंज से बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? ही। अब चलिए, बदला लेना, तो बदला लेने के लिए क्या हो जाएगा? टेक। तो टेक का पास्ट क्या हो जाएगा? टुक। ही टुक रिवेंज, ठीक है ना, ऑन हिज, यहां भी प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन हिज फादर्स किलर्स, ऑन हिज फादर्स किलर्स। तो बच्चों ये बहुत आसान है। हाँ, रिवेंज का इस्तेमाल जब हम फॉर्मल वे में करेंगे तो रिवेंज का इस्तेमाल वर्ब के रूप में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर रिवेंज एक नाउन है। तो अंतर क्या समझ में आया अवेंज और रिवेंज में? अवेंज का इस्तेमाल पर्सन के मामलों में भी, थिंग के मामलों में भी। रिवेंज का इस्तेमाल केवल पर्सन के मामलों में, थिंग के मामलों में नहीं। दूसरा अंतर क्या है? एवेंज एक वर्ब है, जबकि रिवेंज क्या है? रिवेंज नाउन भी है और यह वर्ब भी है ना। अगर वर्ब के रूप में अगर इसको बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? चलिए, इसको वर्ब से बनाना चाहते, कैसे लिखेंगे? ही रिवेंज्ड, ठीक है ना। और इसमें भी रिफ्लेक्सिव लगेगा, तो यहां पर भी हम हिमसेल्फ कर दे। क्या? ही के लिए हिमसेल्फ हो जाएगा ऑन हिज फादर्स किलर्स, ऑन हिज फादर्स किलर्स। तो बच्चों ये बहुत आसान है रिवेंज और एवेंज में अंतर को समझना। चलिए हमारा अब हम लोग पॉइंट आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, जो कि हम लोग का अंतर का था ब्रॉड और वाइड। कहां पर ब्रॉड और कहां पर वाइड? दोनों का मतलब चौड़ा होता है, ठीक है ना। हम कहां पर ब्रॉड का इस्तेमाल करेंगे और कहां पर वाइड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हमको ये देखना है ब्रॉड एंड वाइड। अब हमें ये देखना है कि ब्रॉड एंड वाइड में दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए कुछ ऐसे मामले हैं, पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ब्रॉड एडजेक्टिव, वाइड भी एडजेक्टिव, और दोनों का एक ही हिंदी है, चौड़ा। तो कहां पर हम ब्रॉड का यूज करेंगे और कहां पर हम वाइड का यूज करेंगे, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। देखिए यदि कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर दोनों इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर दोनों इस्तेमाल होते हैं, जहां पर हमको कहना है चौड़ी सड़क, हम वहां पर लिख सकते हैं ब्रॉड स्ट्रीट। ब्रॉड स्ट्रीट भी होता है, वाइड स्ट्रीट भी होता है। चलिए कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हमारे पास ब्रॉड रेंज है, कुछ रेंज, जैसे कि दुकानदार के पास सामानों का क्या होता है? रेंज होता है। हम लोग अक्सर जाते हैं दुकान पर, उस दुकान पर जाते हैं जिसके पास अच्छा खासा रेंज हो, है ना। हम उस दुकान पर नहीं जाते जिसके पास हम कुछ मांगे और उसके पास है ही नहीं। तो रेंज के साथ क्या हो जाएगा? ब्रॉड रेंज, वाइड रेंज, बोथ आर ओके। मतलब यहां पर हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहां पर ब्रॉड और वाइड हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रॉड रेंज एंड वाइड रेंज ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए लेकिन कुछ ऐसी जगह पर है जहां पर सिर्फ ब्रॉड और कुछ ऐसे जगह जहां पर सिर्फ वाइड। चलिए देखा जाए कि किस मतलब नाउन के साथ ब्रॉड इस्तेमाल होगा और किस नाउन के साथ वाइड इस्तेमाल होगा। इसके फिक्स पेयर्स क्या है, थोड़ा फिक्स कॉम्बिनेशंस को देख लिया जाए। फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस विथ ब्रॉड एंड वाइड ना, ब्रॉड एंड वाइड, ये फिक्स कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। कुछ मामलों में तो दोनों लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया ब्रॉड रोड, सॉरी ब्रॉड स्ट्रीट, वाइड स्ट्रीट। सड़क के लिए चौड़ी सड़कें कहना है तो हम उसे दोनों तरह से बोल सकते हैं। चलिए रेंज कहना है, किसी दुकानदार के पास क्या रेंज है? ब्रॉड रेंज, वाइड रेंज। लेकिन
कुछ ऐसे भी नाउन है जहां पर एक जगह आएगा सिर्फ ब्रॉड, दूसरी जगह पर आएगा सिर्फ वाइड। चलिए थोड़ा ब्रॉड को देखा जाए। देखिए पार्ट्स ऑफ बॉडी यदि चौड़ा हो, जैसे कि चौड़ा कंधा, चौड़ा सीना, चौड़ा ललाट अगर हमको कहना है, ठीक है ना, तो इसके लिए पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए ब्रॉड इस्तेमाल होता है। यानी कि हम ऐसे लिखेंगे ब्रॉड शोल्डर्स, हम ऐसे लिखेंगे ब्रॉड चेस्ट, है ना, पीठ चौड़ा पीठ है उसका, हमको ऐसे लिखना है तो ब्रॉड बैक। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है कि अगर चौड़ी आंखें हो, आंख एकदम चौड़ा करके देख रहा था, अब मुंह चौड़ा है, खोलता है तो पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है। ये दो मामलों में वाइड, है ना, दो मामलों में वाइड, चौड़ा मुंह वाला आदमी है, चौड़ा मुंह खोलता है तो पूरा खुल जाता है, और आंख चौड़ी आंखें करके देख रहा था, इन दोनों मामलों में वाइड। तो बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ हम ब्रॉड का इस्तेमाल करेंगे, ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड चेस्ट, ब्रॉड बैक, और इस तरह से बात आगे जारी रहेगा। वाइड का इस्तेमाल किस मामलों में करेंगे? वाइड माउथ, ठीक है ना, चलिए वाइड आईज, है ना, ये दो मामलों में हम वाइड का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं कि और ब्रॉड का इस्तेमाल हम कहां कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉड का इस्तेमाल और कहां कहां होता है, थोड़ा सा देखा जाए। ये तो पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारा क्लियर हो गया कि माउथ और आईज को छोड़ करके बाकी हर मामलों में हम ब्रॉड का इस्तेमाल करेंगे यदि हमें चौड़ा कहना है तो। जैसे चौड़ा ललाट कहना है तो ये ब्रॉड, ये फोरहेड होगा, वाइड फोरहेड नहीं होगा, ये ब्रॉड फोरहेड होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ ऐसे मामले जहां पर सिर्फ ब्रॉड और कुछ ऐसे मामले जहां पर सिर्फ वाइड। तो जैसे कि अगर हम कहते हैं, देखिए ब्रॉड एग्रीमेंट होता है, ब्रॉड एग्रीमेंट आम सहमति, है ना, किसी चीज पर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास है ब्रॉड माइंडेड आदमी है, खुला दिमाग का आदमी है ना, संकीर्ण नहीं सोचता है, ब्रॉड व्यू रखता है ना, ऊंचे विचार रखता है ना। चलिए ब्रॉड एक्सपीरियंस है, किसी के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो कहा जाता है कि भाई ब्रॉड एक्सपीरियंस वाला आदमी है। यहाँ पर वाइड एक्सपीरियंस नहीं, है ना, मुस्कुरा दिया ऐसे, अल्लाह, तो ये ब्रॉड स्माइल है, वाइड स्माइल नहीं। दांत दिखाता है मुस्कुरा करके, ये ब्रॉड। ग्रीन का मतलब होता है, ग्रीन का मतलब होता है दांत दिखाते हुए हंसना, जैसे कि अभी, हाँ ना, हमारे चेहरे पर ब्रॉड ग्रीन, ब्रॉड स्माइल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद क्या होता है, ब्रॉड सपोर्ट होता है ना। आजकल लोग, है ना, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, हमास को क्या कर रहे हैं भाई, ब्रॉड सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ब्रॉड सपोर्ट करने पर तुले हुए हैं। आतंकवादी हैं तो क्या हुआ, चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह से होता है ना, ब्रॉड आउटलाइन होता है। चलिए तो इस मामलों में हम लोग ब्रॉड का इस्तेमाल करेंगे। वाइड का इस्तेमाल कहां करेंगे, देखते हैं कि वाइड का इस्तेमाल आई और माउथ के अलावा वाइड का इस्तेमाल और क्या होता है ना। चलिए तो वाइड वैरायटी होता है, देखिए यहाँ पर, है ना, ब्रॉड वैरायटी नहीं हो सकता है। कुछ दुकानदार हैं जो वाइड वैरायटी की चीज रखते हैं, उनके पास ब्रॉड वैरायटी नहीं होगा, वहां पर वाइड वैरायटी होगा। हमारे पास वाइड वैरायटी सामानों की है, हमारे पास वाइड वैरायटी, हमको ऐसा कहना है, ओके। चलिए इसके बाद होता है वाइड चॉइस होता है, ब्रॉड चॉइस नहीं, वाइड चॉइस होता है। वाइड एरिया होता है, इन मामलों में हम वाइड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यदि किसी चीज को नापा जाए, नापने के मामलों में मेजरमेंट, है ना, जहां माप आ जाए, जहां मेजरमेंट के बारे में बात करें तो मेजरमेंट के साथ केवल और केवल वाइड, मेजरमेंट के साथ ब्रॉड नहीं। हमको कहना है कि चौड़ी सड़क, हम यहाँ पर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइड अथवा ब्रॉड, है ना, वाइड अथवा ब्रॉड स्ट्रीट, हम दोनों लिख सकते हैं। अभी जैसे अभी बात हुआ है, हम यहाँ पर वाइड स्ट्रीट भी लिख सकते हैं, ब्रॉड स्ट्रीट भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको कहना है कि सड़क 100 फीट चौड़ी है, हम कैसे लिखेंगे, जहां मेजरमेंट आ जाए वहां पर ब्रॉड नहीं, वहां पर सिर्फ वाइड। कैसे लिखेंगे, द स्ट्रीट इज 100 फीट वाइड, है ना, जहां पर मेजरमेंट आ जाए वहां पर वाइड, वहां पर ब्रॉड नहीं। तो ये है अंतर ब्रॉड और वाइड में। कुछ नाउन वाइड के साथ, कुछ नाउन ब्रॉड के साथ, कुछ गिने चुने जो दोनों के साथ। चलिए हम लोग बात करते हैं, हमारा जो अंतिम, जो आज के सेशन का जो अंतिम जो पॉइंट है जिसमें हमको अंतर समझना है, वह क्लोज और सट। कहां क्लोज कहां सट, हमको यह देखना है कि कहां क्लोज और कहां सट का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 5, चलिए हम कहां क्लोज और कहां सट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लोज वर्सेस सट, देखिए कोई चीज यदि धीमे धीमे बंद होता है, स्लो मूवमेंट का बात है, दोनों का मतलब बंद होना, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच देख लिया जाए, ये दोनों वर्ब है, क्लोज और सट दोनों वर्ब है, और इन दोनों, इसका मतलब होता है बंद होना। चलिए तो कहां पर किसका यूज करेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा समझा जाए। जहां पर स्लो मूवमेंट, है ना, धीमी गति से कोई चीज बंद होने की बात हो, है ना, क्लोज का इस्तेमाल कहां करेंगे, जहां पर स्लो मूवमेंट वाली बात हो, है ना, धीमे गति से कोई चीज बंद हो रहा है, हम वहां पर हम क्लोज का इस्तेमाल करेंगे, सट का नहीं, है ना। जहां पर कोई चीज यदि धीमी गति से बंद हो रहा है तो वहां पर हम क्लोज का इस्तेमाल करेंगे, सट का नहीं।
हमको कहना है कि रात में कुछ फूल अपने पंखुड़ियों को ना ऐसे बंद कर लेते हैं, दिन में वो ओपन रहता है, रात में ना वो बंद कर लेते हैं। हमको ऐसे कहना है, कैसे लिखेंगे? सम चलिए हमको कहना है कि सम फ्लावर्स, चलिए कुछ फूल हैं, सम फ्लावर्स, ठीक है ना, क्लोज देयर पेटल्स, है ना, क्लोज देयर पेटल्स एट नाइट। चलिए हमको क्या कहना है कि रात में कुछ जो फूल हैं अपने पेटल्स, अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेते हैं। और ये पंखुड़ी का बंद होना अचानक होगा कि धीमे धीमे होगा? जाहिर सी बात है कि पंखुड़ियों का बंद होना एक स्लो मोशन का चीज होगा, एक स्लो मूवमेंट का चीज होगा, तो यहां पर हम क्लोज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए, जहां पर आवाज के साथ कोई चीज बंद होता है, जहां पर कोई चीज आवाज के साथ बंद होता है, वहां पर हम सट का इस्तेमाल करते हैं। तो सट का इस्तेमाल कहां पर करेंगे? सट का इस्तेमाल जहां पर नॉइस, जहां पर आवाज वाली बात हो, है ना, जहां पर आवाज वाली बात हो और आवाज के साथ बंद हो तो वह सट होगा। जैसे कि हमको कहना है कि हवा में खिड़की जोर से बंद हुआ, धड़ाम देकर बजा, धड़ाम से बजा, खिड़की बंद हुआ, तो कैसे लिखेंगे? द विंडो स्लैम्ड, है ना, स्लैम का मतलब आवाज होता है, स्लैम्ड शट। देखिए यहां पर क्लोज नहीं, स्लैम्ड शट इन द विंड, हवा में जो है ना खिड़की जो है वो आवाज है ना जोर से बंद हुआ, जोर से बंद हुआ आवाज के साथ। तो जहां पर नॉइस मतलब आवाज देकर के बंद होने वाली बात हो तो वहां पर हम शट का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर स्लो मूवमेंट वाली बात हो, धीमी गति से कोई चीज बंद हो रहा है, वहां पर हम क्लोज का इस्तेमाल करेंगे, शट का नहीं। चलिए देखिए, जब आप कोई कंटेनर, कोई बर्तन है, कोई बॉक्स है, कोई चीज है जिसमें कि आप सामान रख करके बंद करते हैं, जैसे कि सूटकेस, अब सामान रख करके जो बंद करते हैं ना, तो इसके लिए सट, हालांकि यहाँ नॉइज नहीं है फिर भी यहाँ पर सट का इस्तेमाल होगा। तो कोई कंटेनर, कंटेनर के मामलों में अगर कंटेनर बंद होता है या बंद नहीं होता है तो कंटेनर के मामलों में हम सट का इस्तेमाल करेंगे, क्लोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमको कहना है कि सूटकेस भाई मुझसे बंद नहीं हो रहा है, बड़ा फुल एकदम भर गया है सूटकेस। अब देखिए सूटकेस क्या है? कंटेनर है, एक कंटेनर टाइप का कोई चीज है, सामान रखने वाला कोई चीज है। कैसे लिखेंगे? द सूटकेस कैन नॉट शट, है ना, कैन नॉट शट। क्यों भाई? क्यों नहीं बंद, क्या बंद हो सकता है? कैन नॉट शट, है ना, बिकॉज, है ना, इट इज टू फुल, बहुत भर गया, इट इज टू फुल, एकदम भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता है। तो कंटेनर के मामलों में हम शट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, यदि कोई ऑफिस, कोई दुकान, यदि बंद होने का जो समय है, यदि समय के बारे में बात किया जाए, कोई संस्था, कोई दुकान, कोई कंपनी, अगर टाइम को देखा जाए कि कब बंद होता है ना, कब बंद होता है, तो टाइम के मामलों में क्लोज और, है ना, और शट दोनों इस्तेमाल होगा, है ना, क्लोज और शट दोनों इस्तेमाल होगा। हमको कहना है कि बैंक कितना बजे बंद होता है? चलिए हमको कहना है कि बैंक कितना बजे बंद होता है, कितना बजे बंद होता है। चलिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, है ना, व्हाट टाइम, है ना, डज द बैंक। चलिए अब ये कोई दुकान हो, कोई संस्था हो, ये बंद करने का जो समय होता है ना, जो समय के बारे में बात किया जाए तो क्लोज और शट दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट टाइम डज द बैंक क्लोज और शट हम दोनों लिख सकते हैं, दोनों के दोनों लिख सकते हैं, है ना। ये पूछा गया है कि बैंक कितना बजे बंद होता है। चलिए बंद होने के लिए देखिए अब और हम कहां कहां क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज को समझा जाए। यदि कहीं रोड जाकर कहीं बंद हो जाए, कोई रेलवे जाकर के आगे नहीं जाए, बस वहीं पर जाके बंद हो जाए, कोई मीटिंग वगैरह है अगर आप बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा ध्यान दिया जाए। कोई लेटर का आदमी अंत करता है ना, तो इस अंत करने के लिए या बंद करने के लिए आमतौर पर हम क्लोज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, आमतौर पर हम क्लोज का इस्तेमाल करेंगे। उसने मीटिंग का समापन किया थैंक्स शब्द कह के, हमको कहना है उसने मीटिंग का अंत किया थैंक्स शब्द कह के, हम कैसे लिखेंगे? ही क्लोज द मीटिंग। मीटिंग के मामले में सट नहीं, रेलवे के मामले में सट नहीं, लेटर सट नहीं, रोड सट नहीं, ठीक है ना, ये क्लोज होंगे। तो कैसे लिखेंगे? ही क्लोज्ड, बंद होना, द मीटिंग विथ ए वर्ड ऑफ थैंक, विथ ए वर्ड ऑफ थैंक्स, है ना, थैंक्स कह करके उसने मीटिंग को बंद कर दिया। तो बच्चों ये डिफरेंस है क्लोज और शट में। क्या डिफरेंस है? शट का इस्तेमाल करेंगे जहां पर कोई चीज नॉइज के साथ बंद होता हो, क्लोज का इस्तेमाल वहां पर करते हैं जहां पर कोई चीज धीमे धीमे बंद होता हो, स्लो प्रोसेस से बंद होता हो, ठीक है ना।
आई, देखिए एक बात मैं मिस कर रहा था, आई के मामलों में दोनों, आई के मामलों में आंख बंद करो, आंख बंद करो, हमको कहना कि आंख बंद करो, आई के मामलों में दोनों, आई क्लोज भी हो जाएगा, शट भी हो जाएगा। चलिए, तो ये कॉमन चीज है आई, यहां पर हम क्लोज और शट दोनों का इस्तेमाल करेंगे। क्लोज योर आई, शट योर आई, बोथ आर ओके, ठीक है ना, दोनों सही हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, 5 ऐसे हम लोगों ने मतलब वर्ड्स को सीखा जिनके बीच के अंतर बहुत ही पूछे जाते हैं। क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत नजदीकी नजदीकी वर्ड इसी तरह से रहते हैं। एवेंज रिवेंज दोनों दे देगा, आपको एक का चुनाव करना है, तो उनके बीच कुछ अंतर को जब तक आप नहीं समझिएगा आप चुनाव सही रूप से नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने डाउट्स, यदि कोई डाउट्स है तो जरूर आप इसे कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, आपका हल जल्दी से जल्दी आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच इसे जरूर शेयर करें, जरूर आप इसे लाइक करें, है ना। आपका छोटा सा प्रयास हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा और हमें आगे अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आपका थोड़ा सा सहयोग हमें काफी एनर्जी देगा। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।